नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IS 1030 इन हिंदी, इंडियन स्टैंडर्ड कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस स्पेसिफिकेशन 5th रिवीजन। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, IS 1030 का ये पहला और आखिरी सेशन है। एक ही सेशन में छोटा सेशन है। उसके बाद में आपको डिफरेंट जो है उसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड मिलेगा, उसका भी हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 16 तक जो भी डिफरेंट टॉपिक है, उन सब टॉपिक में जैसा दिया हुआ है पार्ट में, डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट में पार्ट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हम IS 1030 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड IS 1030 इंडियन स्टैंडर्ड कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो IS 1030 है, कास्टिंग का, जनरल कास्टिंग का, कार्बन स्टील का कास्टिंग का स्पेसिफिकेशन। अगर हमें कार्बन स्टील के कास्टिंग के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम IS 1030 को रेफ़र करेंगे, कार्बन स्टील कास्टिंग। तो दोस्तों, शुरू करें। स्कोप की अगर बात करते हैं तो दिस स्टैंडर्ड कवर द रिक्वायरमेंट फॉर कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। CS यानी कार्बन स्टील कास्टिंग के लिए 1030 को रेफ़र करेंगे। अगर रेफरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो द इंडियन स्टैंडर्ड लिस्टेड आर नेसेसरी एजेंट टू दिस स्टैंडर्ड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, IS नंबर दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है। तो ये सब लिस्टेड सीरियल नंबर IS इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि IS 1030 को रेफर करता है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू करते हैं। 228 अगर बात करें तो मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस, IS 1500 मेथड ऑफ ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग, 1599 मेथड ऑफ बेंड टेस्ट, 1608 मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मेटल टेंसाइल टेस्टिंग, 1757 मेथड ऑफ शार्पी इम्पैक्ट टेस्ट, 2595 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रेडियोग्राफी टेस्टिंग, 3658 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लिक्विड पेंटेंट फ्लॉ डिटेक्शन, 3703 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल फ्लॉ डिटेक्शन, 4897 डेविएशन फॉर अनटॉलरेंस डायमेंशन एंड मास ऑफ स्टील, 5530 कोड ऑफ प्रोसीजर फॉर रिपेयरिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग स्टील बाय मेटल आर्क वेल्डिंग, 6601 permissible deviation in chemical composition for produced product analysis of the steel casting, 6907 method of sampling steel casting, 7666 recommended for procedure for ultrasonic testing for ferrite casting of carbon and alloy steel, 8800 technical delivery edition condition of steel casting, 9565 acceptance standard for ultrasonic inspection of casting, 10724 acceptance standard for magnetic particle inspection of steel casting, 11732 acceptance standard for die penetrant inspection of steel casting, 12938 acceptance स्टैंडर्ड फॉर रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन ऑफ द कास्टिंग। तो दोस्तों, जो भी हमने चर्चा किया है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, 228 1500 1599 1608 1757 2595 3658 3703 4897 5530 6601 6907 7666 8800 9565 10724 11732 12938। दोस्तों, ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, अगर हम जो भी डिफरेंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, किसके लिए हमें क्या करना है, मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस के लिए किसको रेफ़र करेंगे, बिना हार्डनेस टेस्ट के लिए किसको रेफ़र करेंगे, मेथड ऑफ बेंड टेस्ट के लिए किसे रेफ़र करेंगे, मैकेनिकल टेस्टिंग के लिए किसे करेंगे, टेंसाइल टेस्टिंग के लिए किसे करेंगे, शार्पिंग इम्पैक्ट टेस्ट के लिए किसे करेंगे, रेडियोग्राफिक LPT MPT UT के लिए किसे करेंगे, रेफ़र करेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो होप दोस्तों, अभी हमने जो एक एक करके जो स्टैंडर्ड जिक्र किया, आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। 1030 को रेफ़र करिएगा तो हमें जो
कास्टिंग के लिए जो स्टील कास्टिंग है, कार्बन स्टील कास्टिंग है, उसके लिए कौन कौन सा किस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड रेफर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉलोइंग डिफिनेशन शैल अप्लाई। जब भी कुछ डिफिनेशन है वो क्या क्या अप्लाई है, पहला हम बात करते हैं अगर इसमें तो कास्ट की बात करते हैं, मेल्ट या कास्ट की बात करते हैं। तो कास्ट या मेल्ट क्या होता है दोस्तों, तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक प्रोडक्ट, कौन सा किसको रेफर करता है, वन फर्नेस हीट, वन फर्नेस एक फर्नेस में बना हुआ एक हीट नंबर, या फिर ऑन क्रूसिडेबल हीट को रेफर करता है, या फिर ए नंबर ऑफ फर्नेस और क्रूसिडेबल हीट ऑफ सिमिलर कंपोजिशन मिक्स्ड इन ए लैडल और टैपर्ड इन सेपरेट लैडल एंड poured simultaneously फॉर मेकिंग ए कास्टिंग। आइदर ए फर्नेस को रिफर करेगा या क्रूसिबल को क्या करेगा, या फिर सिमिलर टाइप का फर्नेस क्रूसिबल को जो कंपोजिशन है उसको मिक्स करके एक सेपरेट लैडल और पोर्ड में सिमिलरली कास्टिंग किया गया है उसको रेफर करेगा, उसको क्या कहेंगे, मेल्ट और कास्ट बोलेंगे। अगर बैच की बात करते हैं दोस्तों तो एक ग्रुप ऑफ कास्टिंग ऑफ वन ग्रेड ऑफ मटेरियल कास्ट फ्रॉम द सेम मेल्ट एंड हीट ट्रीटेड टुगेदर अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। बैच नंबर की अगर बात करें तो वन ग्रेड ऑफ मटेरियल होगा, कास्टिंग जो होगा उसका सेम एक ही मेल्ट से होगा जैसा कि हमने मेल्ट के बारे में जिक्र किया, और हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो सबका एक ही तरह से हीट ट्रीटमेंट किया गया हो। ठीक है। अगर ग्रेड की बात करें दोस्तों तो दिस स्टैंडर्ड कवर ए टोटल 8 ग्रेड ऑफ कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पस। इसमें अगर IS 1030 की बात करते हैं दोस्तों तो टोटल 8 टाइप का कार्बन स्टील ग्रेड है, कास्टिंग का जो 8 टाइप का ग्रेड डिफाइंड किया हुआ है इसमें, इंक्लूडिंग 8 ग्रेड में अगर टोटल 8 ग्रेड की बात करते हैं तो 4 ग्रेड विथ केमिकल कंपोजिशन रिस्ट्रिक्टेड टू इंश्योर द ईज ऑफ वेल्डिंग द परचेजर इंड एंड दीज ग्रेड कैरी द सफिक्स W है। उसमें 4 ग्रेड क्या है, वेल्डिंग रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं उस केस में परचेजर इंड से अगर वेल्डिंग रिस्ट्रिक्शन है तो उसमें सफिक्स वो 4 ग्रेड में क्या है, सफिक्स W से डिनोट किया हुआ है। अगर सप्लाई ऑफ मटेरियल की बात करें दोस्तों तो जनरल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कास्टिंग स्टील ले डाउन बाई इन IS 8800। तो दोस्तों IS 8800 में जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसमें इसका सप्लाइंग मटेरियल सप्लाई कंडीशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं दोस्तों तो स्टील फॉर कास्टिंग शैल बी मेड इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रिक इंडक्शन सच अदर प्रोसेस में बी एग्रीड बिटवीन द परचेजर एंड मैन्युफैक्चरर। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं आइदर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस या फिर सिमिलर जो भी है परचेजर का और बायर के बीच, बायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है। पार्टिकुलर टू बी स्पेशलाइज वाइल ऑर्डरिंग के, अगर ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो कुछ पार्टिकुलर रिलेशन है जो कि स्पेसिफाइड किया होना चाहिए ऑर्डर में IS 1030 के अकॉर्डिंग। तो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द परचेजर पार्टिकुलर टू बी स्पेसिफाइड वाइल द स्टील कास्टिंग सेल द स्पेसिफिकेशन गिवन इन्फॉर्मेशन टू बी सप्लाइड बाई परचेजर। तो क्या क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि परचेजर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को सप्लाई क्या करना है। तो बेसिक फॉर ऑर्डर क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, तो वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर क्या होना चाहिए, फॉर स्टील कास्टिंग कवर द स्टैंडर्ड द परचेजर शुड द फॉलोइंग स्पेसिफाई द फॉलोइंग। 1030 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी परचेजर ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चर के पास में उससे क्या क्या होना चाहिए, क्या मेंशन करना चाहिए ऑर्डर में, तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन पहला मेन चीज़ है। दूसरा ड्राइंग नंबर, रेफरेंस नंबर, पैटर्न एलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ द ड्राइंग। अगर कुछ ड्राइंग नंबर, रेफरेंस नंबर या पैटर्न है तो कॉपी विथ ड्राइंग के साथ सप्लाई करना है। और ऑप्शनल और एडिशनल कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है तो उसे सप्लाई करना है, अगर उसको मेंशन करना है। वेदर द कास्टिंग आर टू बी इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ परचेजर रिप्रेजेंटेटिव, या ऐसा कुछ है कि अगर कास्टिंग का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जो परचेजर के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में सामने होना चाहिए वो मेंशन करना है। डिलीवरी कंडीशन मेंशन करना है, और एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कुछ भी है तो उसे मेंशन करना है। टेस्ट रिपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है तो उसे मेंशन करना है कि टेस्ट रिपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो टेस्ट रिपोर्ट उसे मेंशन करना है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको हो गया कि जैसे हमें पता चल जाएगा कि अगर बेसिक फॉर ऑर्डरिंग में क्या क्या मेंशन करना चाहिए, या फिर इंस्पेक्शन अगर के दौरान अगर इंस्पेक्शन में करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो ये सब ये से लेकर के जो जी तक है डिफरेंट, इसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो क्लियरली मेंशन होगा ही। वर्क ऑर्डर वेरीफाई कर करके हमें देखना है, आगे बढ़ना है, या फिर QAP के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अगर केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, द लाइडल एनालिसिस ऑफ स्टील व्हेन कैरिड आउट आइदर बाय द मेथड स्पेसिफाइड इन IS 228 एंड इट्स रिलेवेंट parts of any other established instrumental chemical method shall be given in table 1। तो दोस्तों अगर लैडल एनालिसिस की बात करते हैं तो मेथड ऑफ एनालिसिस जो है IS 228 में दिया हुआ है दोस्तों। इस पे हमने अभी वीडियो नहीं बनाया है, IS 228 पे हम सेपरेट वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर करेंगे। और या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट जो केमिकल मेथड है वो टेबल 1 में आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है, उसको जिक्र करेंगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट द प्रोसीजर गिवन इन IS 228 शैल बी रेफर्ड मेथड। अगर कुछ टेबल 1 के में कोई डिस्प्यूट है तो IS 228 को रेफर करना है। However, where the method is not given in IS 228, the reference method shall be agreed between the purchaser and manufacturer। अगर कुछ रेफरेंस IS 228 में मेंशन नहीं हुआ है तो जो हमें क्या फॉलो करना है, अगर कोई भी एग्रीमेंट परचेजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एग्रीमेंट है उसको हमें फॉलो करना है। द मैन्युफैक्चरर शैल कैरी आउट एनालिसिस from a sample of each melt if so specified by the purchaser at the time of inquiry and order, shall supply a test certificate of chemical analysis of the sample of steel melt। तो जो भी परचेजर और अगर मैन्युफैक्चरर और परचेजर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर है वो ईच मेल्ट का जो होगा केमिकल एनालिसिस उसको सप्लाई करना है, देना है, या फिर जो भी एग्रीमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरर और परचेजर के बीच में उसके अकॉर्डिंग केमिकल एनालिसिस का सब जो है सर्टिफिकेट है जो वो प्रोड्यूस करना है, टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे टेबल नंबर 1 केमिकल कंपोजिशन क्लॉज 8.1 का अभी हमने जिक्र कर दिया। आगे 8.3 और 8.4.1 में भी सेम मिलेगा रेफरेंस। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है टेबल में। तो जैसा कि हमने बताया कि जो कास्टिंग है, ये जो स्टील है वो सॉरी जो कार्बन स्टील कास्टिंग फॉर है ये 8 टाइप का है। जो IS 1030 क्या है, टोटल 8 टाइप का कार्बन स्टील कास्टिंग का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको जिक्र करता है। तो चलिए देखिए, इसमें सीरियल नंबर देख पा रहे हैं आप, 1 से 8 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट में उसका ग्रेड दिया हुआ है। थर्ड में आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूट है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों अगर सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेड 200 400 N और 200 400 W। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि जो W स्पेसिफाइड अगर किया हुआ है परचेजर के द्वारा कि इसमें कोई वेल्डिंग नहीं करना है, आउट ऑफ 4 ग्रेड में 4 नॉर्मल ग्रेड है, और जो W स्पेसिफाइड करना है कि इंक्लूड केमिकल कंपोजिशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, और टू इंश्योर द ईज ऑफ वेल्डिंग एट परचेजर इंड से के द्वारा ये है वो स्पेसिफाई किया हुआ है W से। तो इसमें देखिए 200 to 400 N और W दोनों ग्रेड है दोस्तों। 230 450 की बात करते हैं NW है, 280 520 की बात करते हैं NW है, 280 to 520 की बात करें तो यहाँ भी NW है, और 340 to 570 की बात करें भी तो यहाँ NW है। बट हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो W मार्क किया हुआ है, N मार्क किया हुआ है, उसमें अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, कॉपर और वेनेडियम को देखना है। अगर हम इनिशियल स्पेसिफाई अगर W की बात करें जिसमें मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे हमें कार्बन, सिलिकॉन और मैग्नीज का भी परसेंटेज को क्रॉस चेक करना होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी सप्लायर और बॉर्डर परचेजर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग है, आइदर ए नॉर्मल है या फिर WN है या W है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। और उसके अकॉर्डिंग ही इस टेबल को रेफ़र करेंगे हम कि कौन सा ग्रेड का स्टील है। सपोज अगर
230, 230, 450 डब्ल्यू की हम बात करें तो यहाँ देखिए कार्बन कंपोजिशन 0.25 है, सिलिकॉन 0.50, मैग्नीज 1.20, फॉस्फोरस 0.040, सल्फर 0.035, क्रोमियम 0.35, निकेल 0.40, मोली 0.15, कॉपर 0.40, वेनेडियम 0.05। दोस्तों तो आपको बताएं कंज्यूम्स मैक्सिमम परसेंटेज है, इसको हम रेफर करेंगे जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर के दिया गया ऑर्डर है सप्लायर के अकॉर्डिंग, उसको हमें रेफर करेंगे। दोस्तों साथ ही यहाँ कुछ देखिए नोट दिया हुआ है, नोट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। तो द चॉइस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एक्सेप्ट फॉर फास्फोरस एंड सल्फर इन द ग्रेड other than the grade requiring the case of welding having the suffix W is left to the description of this creation of the manufacturer। W क्या है जहाँ मेंशन करना है, अगर नॉर्मल ग्रेड है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर है वहाँ पे सफिक्स W को मेंटेन करना है, लिखना है। फॉर ईच रिडक्शन, अगर नोट 1 की बात करते हैं दोस्तों, कार्बन की देखिए, कार्बन के साथ यहाँ पे एक दिया हुआ है, पॉइंट एक दिया हुआ है उसके ऊपर, तो क्या है कार्बन, फॉर ईच रिडक्शन ऑफ 0.01% कार्बन बिलो 0.25% एन इंक्रीज ऑफ 0.04% मैग्नीज एबव द मैक्सिमम स्पेसिफाइड टू बी परमिटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.40% फॉर ग्रेड 280 520 डब्ल्यू। तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ दिया हुआ है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन, ईच रिडक्शन ऑफ कार्बन 0.01% कार्बन बिलो 0.25%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 0.2 कार्बन परसेंटेज बिलो 0.25% है और रिडक्शन कितना है 0.01%, ठीक है। तो एन इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा 0.04% ऑफ मैग्नीज अबव द मैक्सिमम स्पेसिफाइड परसेंटेज एंड मैक्सिमम 1.40। द मैग्नीज की परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा 1.40% फॉर ग्रेड 280 to 520 डब्ल्यू। सेकेंड, अगर नोट 2 की बात करें दोस्तों, द टोटल कॉन्टेंट्स ऑफ एलिमेंट्स शैल नॉट एक्सीड 10% इन केस ऑफ ग्रेड विथ फिक्स डब्ल्यू। तो अगर यहाँ नोट दिया हुआ है दोस्तों, अगर नोट की हम बात करें 2 का, तो यहाँ टोटल कंटेंट ऑफ एलिमेंट इतना 1% से ज़्यादा इंक्रीज डब्ल्यू, जहाँ जहाँ सफिक्स मेंशन किया हुआ है उसके केस में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों होप टेबल 1 के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम प्रोडक्ट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए करना क्या है, तो इफ स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी एंड ऑर्डर, प्रोडक्ट एनालिसिस में बी कैरिड आउट फ्रॉम द टेस्ट पीस फ्रॉम द कास्टिंग रिप्रेजेंटिंग ईच मेल्ट। ड्रिलिंग फॉर एनालिसिस शैल बी टेकन फ्रॉम नॉट लेस देन द 6 mm beneath of cast surface and in such manner and not to be impaired unless of any casting selected. The permissible variation in product analysis from the limit specified in table 1 shall be given in IS 6601। तो दोस्तों अगर प्रोडक्ट एनालिसिस की बात करें तो इंक्वायरी ऑर्डर के में जो भी कुछ मेंशन किया हुआ है इंक्वायरी और ऑर्डर में प्रोडक्ट एनालिसिस के बारे में, तो आइदर वो सेपरेट पीस होगा या फिर उसी में से जिसमें से हम कास्टिंग किए हैं उसी का पीस होगा, उसी का पार्ट होगा। उसके केस करने के लिए, प्रोडक्ट एनालिसिस करने के लिए जो भी है 6 mm सरफेस से 6 mm 6 mm अंदर ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद ही हमें उसका प्रोडक्ट एनालिसिस करना है। कितना, सरफेस से 6 mm बिलो, जो कास्टिंग सरफेस है उससे 6 mm तक ड्रिल करना है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट एनालिसिस करना है और वो टेबल 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और कुछ वेरिएशन है उसके लिए हमें डाइस 666601 को रेफर करेंगे। वेरिएशन जो भी अलाउबल है वो 6601 के अकॉर्डिंग होगा। अगर रेसिड्यूअल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एलिमेंट नॉट स्पेसिफाइड इन टेबल 1 शैल नॉट ऑर्डिनली बी एडेड स्टील एंड ऑल रीजनेबल प्रिकॉशन शैल बी टेकन प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन फ्रॉम स्क्रैप ETC टू कीप देम एज लो एज प्रैक्टिकल। अगर रेसिड्यूअल एलिमेंट अदर कुछ एलिमेंट जोड़ना है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं ऐड करना है, और ऐड करना है तो कुछ रीजनेबल
प्रिकॉशन के साथ में इसमें रीजनेबल अमाउंट में ऐड करना है। ठीक है। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनालिसिस इन टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर द रेसिडुअल एलिमेंट शैल बी डन ओनली व्हेन सो स्पेसिफाइड बाय द परचेजर इन इंक्वायरी एंड ऑर्डर। However, the manufacturer shall ensure that the residual element are within the limit when such limit are specified by the purchaser in the inquiry order। दोस्तों अगर रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो अगर मैन्युफैक्चरर द्वारा स्पेसिफाइड किया हुआ है कि रेसिडुअल एलिमेंट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तब उसे रिपोर्ट में मेंशन करना है। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ है तो परचेजर जो मैन्युफैक्चरर है उसको इंश्योर करना है कि जो भी रेसिडुअल एलिमेंट है वो विद इन लिमिट में रहे, उससे ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वर्कमैन एंड फिनिश की बात करते हैं। अगर तो वर्कमैनशिप एंड फिनिश की अगर बात करते हैं तो द कास्टिंग शैल बी एक्यूरेटली मोल्डेड इन अकॉर्डेंस विद द पैटर्न ऑन द वर्किंग ड्राइंग सप्लाइड बाय द परचेजर और म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द with the addition of such letter, figure and mark as be specified. The purchaser shall specify the tolerance of all important dimension on other dimension tolerance specified in IS 4897 shall apply। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वर्कमैनशिप एंड फिनिश का, तो जो भी परचेजर के द्वारा दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग परचेजर के द्वारा वर्कमैनशिप और फिनिश होना चाहिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा। अगर डायमेंशनल टॉलरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए डायमेंशनल टॉलरेंस के लिए IS 4897 को अप्लाई करेंगे। जो डायमेंशनल टॉलरेंस होगा 48797 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके डायमेंशनल का इंस्पेक्शन होगा। अगर फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑल कास्टिंग शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट डैट एडवर्सली अफेक्ट द मशीनिंग और यूटिलिटी ऑफ द कास्टिंग है। पूरा जो कास्टिंग होना चाहिए फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। व्हेन नेसेसरी टू रिमूव राइजर और गेट्स बाय फ्लेम और आर्क कॉम्बिनेशन देयर ऑफ और बाय एन अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटेंस हीट, care shall be taken to make the cut a sufficient distance from the body of casting to prevent any defect being introduced into the casting due to local heating. Any such operation is to be done before final heat treatment। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। दूसरी अगर बात करते हैं कोई राइजर और गेट है, राइजर से या गेट है कास्टिंग में, तो उसको क्लियरली इस तरह रिमूव करना चाहिए और वो हीट ट्रीटमेंट के पहले रिमूव करना चाहिए और इस तरह रिमूव करना चाहिए ताकि वो जो एक्चुअल जो है कास्टिंग है उसको हीटिंग के द्वारा या फिर जो बाई मीन्स जिसके द्वारा इफेक्ट रिमूव कर रहे हैं राइजर और गेट्स को, उसमें इफेक्ट नहीं हो। इन द इवेंट ऑफ एनी कास्टिंग प्रोवाइड डिफेक्टिव फ्रॉम द फाउंडी कॉज द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन मशीनरी और इरेक्शन सच ए कास्टिंग में बी रिजेक्टेड नॉट विथस्टैंडिंग एनी प्रीवियस सर्टिफिकेशन ऑफ द सेटिस्फैक्ट्री टेस्टिंग। अगर कुछ विजुअली ऐसा दिख रहा है दोस्तों जो भी कास्टिंग है वो डिफेक्टिव है, फाउंड्री से ही निकला हुआ डिफेक्टिव है, तो बिना इंस्पेक्शन को ऑलरेडी उसको रिजेक्टेड लिस्ट में डाल देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। फेटलिंग एंड ड्रेसिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो फिटिंग एंड डिस्टिंग ऑल कास्टिंग शैल बी प्रॉपरली फेटल्ड एंड ड्रेस्ड एंड ऑल सरफेस शो बी थोरली क्लीन। फेटल्ड होना चाहिए, ड्रेस्ड होना चाहिए और सरफेस पूरा सरफेस क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हीट ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो द कास्टिंग शैल बी हीट ट्रीटेड इन ए प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड फर्नेस हैव ए डक्ट मीन्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल विच शैल परमिट द होल ऑफ द कास्टिंग यूनिफॉर्मली हीटेड टू द नेसेसरी टेम्परेचर। ऑल कास्टिंग शैल बी सुटेबली हीट ट्रीटेड सो एज अटेंड द स्पेसिफाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लास्ट कंस्ट्रक्टेड फर्नेस में इस तरह रखना है, टेम्परेचर को इस तरह कंट्रोल करना है ताकि जो भी है जिस पूरा आइटम को हम रखें हीट ट्रीटमेंट के लिए वो कम्प्लीटली जो स्पेसिफाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसको अचीव कर जाए। Unless otherwise specified in inquiry and other agreed between the purchaser and manufacturer, all casting shall be either be fully annealed or normalized and tempered। इधर जो भी अनलेस अगर कुछ स्पेसिफाइड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो ऑल कास्टिंग जो होगा कास्टिंग के बाद उसको फुली एनलीड करना है, नॉर्मलाइज करना है या नॉर्मलाइज एंड टेम्पर्ड करना है। टेस्ट पीस शैल बी हीट ट्रीटेड अलोंग द कास्टिंग दे रिप्रेजेंट। अगर टेस्ट पीस की बात करते हैं जिसका हमें टेस्टिंग करना है दोस्तों, तो उस टेस्ट पीस को जो कास्ट पीस है, जो हीट ट्रीटमेंट का कास्ट पीस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसी के साथ ही उसको हीट ट्रीटमेंट करना है, अलग से नहीं करना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों मैकेनिकल टेस्ट के बारे में, the mechanical properties specified as those are obtained from the test bar are cast either separately from the attach of casting, which refer the heat treatment as given in 12. The test value so excited therefore represent the quality of steel from the casting have been poured and they do not necessarily represent the properties of the casting themselves. अगर बात करते हैं दोस्तों जो कास्टर में जो भी रेजर या फिर जो भी टेस्टिंग पीस है वो क्या है, कम्प्लीटली जैसा कि 12 में मेंशन किया हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी का टेस्ट पीस है वो जिस फर्नेस में ओरिजिनल मटेरियल टेस्ट हीट ट्रीटेड हो रहा है उसी के साथ होना चाहिए। The tensile test is carried out accordance with IS 1608. The relevant mechanical properties shall given in table 2. तो जो टेस्टिंग होगा दोस्तों वो IS 16028 के अकॉर्डिंग होगा, और जो बाकी चीज़ें की हम बात करते हैं तो वो टेबल 2 में मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है दोस्तों। इफ स्पेसिफाइड इन इंक्वायरी ऑर्डर इम्पैक्ट टेस्ट सेल बी कैरिड आउट, अगर इम्पैक्ट टेस्ट की बात करते हैं तो IS 1757 के अकॉर्डिंग होगा। एंड वैल्यू ऑब्टेंड जो भी है रिक्वायरमेंट गिवन इन टेबल 2 में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा। बेंड टेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इफ सो स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी एंड वेदर बेंड टेस्ट सेल बी कैरिड आउट अकॉर्डेंस विथ तो IS 1599 के अकॉर्डिंग बेंड टेस्ट होगा। The test piece shall be capable to bend the cold without the fracture of any angle given in table 2, and round and mandrel having diameter 50 mm। तो होना चाहिए जो मैंड्रेल होगा उसका डायमीटर 50 mm होना चाहिए। अगर बेंड टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो बेंड टेस्ट का प्रिपरेशन होगा 25 mm का जो है रेक्टेंगुलर डायमीटर 25 इंटू 20 mm होगा। एज जो होगा वो मोर देन रेडियस जो होगा ये 1.5 mm से ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इस सेशन को हमें एंड करेगा, अगले सेशन में हम बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में और टेबल 2 के बारे में। तो होप हमने दोस्तों अभी जो डिस्कस किया IS 1030 में आपका स्कोप, रेफरेंस स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में कास्ट मेल्ट, बैच ग्रेड, सप्लाई ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरर particular to be specified while ordering, basic of order, chemical composition analysis, chemical analysis, table number 2, chemical composition given value and N and W product analysis, residual element, workmanship and finish, freedom for defect, fettling and dressing, हीट ट्रीटमेंट और साथ साथ मैकेनिकल टेस्ट के बारे में। तो लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा दोस्तों इसके बारे में, IS 1030 के बारे में। यहीं हम सेशन को एंड करेंगे और अगले सेशन में हम बात करेंगे टेबल नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। तब तक ओके, बाय बाय, थैंक यू।